तो 110/70 भी होता है, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि रोगी ये कहता है कि मैं अभी ठीक महसूस कर रहा हूं या कर रही। तो इसके कुछ उदाहरण जो हमने प्रैक्टिकल में देखे हैं। पहला उदाहरण, मध्य प्रदेश की 42 साल की महिला। जैसे मध्य प्रदेश में हमारे बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उस सबसे बातें करते रहते हैं ना मेरे साथ। तो एक बताया, भाई हमारे पास ऐसी लेडी आई थी, उनकी शिकायत क्या थी, खड़े होते ही चक्कर। अब गाँवों में हमेशा मैंने तुरंत कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो सोचते कि भाई बिना डॉक्टर के जड़ी बूटी औषधि वगैरह तय करेंगे, और ये पानी वानी पीना, नमक पीना, ये सब तो होता ही रहता है। फिर भी उनकी सुबह कमजोरी लगती थी, और घर का काम करते हुए भी डर लगता था। और बीपी क्या था, आई हमारे पास तो थेरेपिस्ट के पास, बीपी 90/55। ठीक है, तो डॉक्टर के पास उन्होंने, वो गए थे तो डॉक्टर ने बोला नमक बढ़ाओ, पानी ज्यादा पियो, लेकिन समस्या वैसे ही बनी रही। तो फिर अपने थेरेपिस्ट के पास आए, तो उनको तो पता है ना, आप सभी को पता है टू पैरा का काम क्या है। तो उन्होंने टू पैरा का उपचार दिया, दिन में 2-3 बार, हस्बैंड को भी सिखा दिया। बस परिणाम क्या है, दूसरे दिन ही चक्कर कम हो गए। ठीक है, और 4-5 दिन में बीपी 110/70। और महिला मैडम बोली खड़े होने में डर नहीं लगता। फिर एक 22 साल का कॉलेज का युवा भोपाल में, तो उनकी शिकायत क्या है, क्लास में बैठते बैठते चक्कर आना, पढ़ाई में मन नहीं लगता और बार बार थकान। अब इसका कारण क्या है, देखो, बैठते बैठते चक्कर आने का मतलब ही प्रेशर कम है, और पढ़ाई में मन नहीं लगना। जब शरीर में ये कमजोरी रहती है, तो नेचुरली पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। और ब्रेन को पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच रहा है, तो नेचुरली ठीक से समझ में नहीं आएगी चीजें। तो वो भी एक कारण है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और मेनली क्या है, जब पूरे शरीर में, जब लो बीपी होता है ना, पूरे शरीर में थकान सी रहेगी, तो उसके कारण भी ये है, ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और बीपी जब नापा गया क्या है, 88/60। देखो, पहले उन दोनों के बीच में 28 का फर्क है, जबकि 40 का फर्क होना चाहिए। अगर 40 का फर्क होता तो 100/60 होता ना, अच्छा होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो फिर, और डैडी वैडी पूछते, कहते थे कि आजकल के बच्चे कमजोर होते हैं। ये बच्चे कमजोर होने की बात नहीं है, बात है उनको उचित उपचार नहीं दिया गया। और बीपी को कम करने के लिए अनेक सारी दवाइयां हैं, लेकिन बीपी को बढ़ाने के लिए तुरंत दवाइयां काम नहीं करती। मैंने जितनी जल्दी से एलिमेंट्री के उपचार काम करते हैं, वैसे नहीं करते। तो भी बढ़ाया जा सकता है, औषधि हैं, लेकिन वो हमारा जो उपचार जो है बहुत ही सेफ है। फिर 2 पैरा का उपचार शुरू किया गया, और 1 हफ्ते में चक्कर बंद। क्यों इधर 1 हफ्ता लगा, क्योंकि 88/60 में काफी असंतुलन है, इसलिए वो उसमें टाइम लग गया। फिर पढ़ाई में नेचुरली, जब चक्कर बंद हो गए, तो नेचुरली पढ़ाई में मन लगता है, ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचता है, तो इसीलिए पढ़ाई में ध्यान बढ़ा और आत्मविश्वास लगा। अच्छा, अभी एक और स्थिति पे आते हैं, जिसके बारे में हमने ये गाइडेंस से आपको ये बताया था, रेफरेंस भी दिया था पहले कुछ क्लासेस में। ओके, तो उसमें गाइडेंस क्या बताता है कि जब शरीर शॉक की स्थिति में जाती है, का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, याद रखिए, वो इलेक्ट्रिक शॉक डिफरेंट है। शॉक का मतलब जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो शरीर कुछ कर नहीं पाएगा ना, उसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, मैं यहाँ लिखता हूं ऐसे आपको जानने के लिए। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक। वोलेमिक का मतलब ही वॉल्यूम से संबंधित, हाइपोवोलेमिक माने वॉल्यूम कम होना, उसके कारण जो शॉक आता है उसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है,
तो गाइडेंस क्या बताता है, बीपी गिरता है और शरीर तुरंत वैसोप्रेसिन, ऑटोमेटिकली ये होना चाहिए कि शरीर अपने आप वैसोप्रेसिन बढ़ाएगा ताकि जीवन को बचाया जा सके। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि वैसोप्रेसिन क्या है, बहुत पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, सिकुड़न, संकुचन, कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट का दूसरा है फैलाव, डायलेशन या एक्सपेंशन। तो कंस्ट्रिक्शन में सिकुड़न होती है, तो जब वो होता है तो नेचुरली सभी, और वो एक आर्टरी पे या एक वेन पे नहीं काम करता, पूरे शरीर के अंदर काम करता है ये पावरफुल को, इसलिए इसको बोलते हैं पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। अच्छा, और कभी कभी ये एंजियोटेंसिन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एंजियोटेंसिन एक अलग प्रकार से डील करता है और इसके बारे में हम आगे जब टॉपिक आएगा उस पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले एंजियोटेंसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में। करीब 3-4 महीने के बाद ही होगा वो, तब तक वो आएगा। हम तो सिस्टमैटिकली गुरु जी की किताब को कवर करने वाले हैं ना, इसलिए जब आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री में हम यही देखते हैं कि 2 पैरा जो है शरीर की उसी सुरक्षा प्रणाली को जगाता है। कौन सा सुरक्षा प्रणाली, वैसोप्रेसिन की सुरक्षा प्रणाली। तो अब क्या करेंगे, अब 2 पैरा कब बहुत उपयोगी होता है इसको देखिए। तो एलिमेंट्री के अनुभव के अनुसार 2 पैरा बहुत ही उपयोगी है जब बीपी 90/60 से नीचे हो, बार बार चक्कर आते हों, खड़े होने पर आंखों के आगे अंधेरा आता हो। ये सब ऑलरेडी मैंने जो बताया, इसी को मैंने एक जगह पे मैंने शॉर्ट करके ये करके ग्रुपिंग करके बताया। फिर कमजोरी के साथ ठंडा पसीना आता हो। पसीने नॉर्मली पसीना कब आता है, जब हम शरीर गर्म रहता है ना। लेकिन कुछ लोगों को शरीर गर्म, और शरीर गर्म रहना नॉर्मली हाई बीपी के साथ संबंधित है। लेकिन कुछ लोगों को लो बीपी के साथ पसीना भी आता है, तो वो उसमें कमजोरी भी है, तो हम समझ लेना ये वैसोप्रेसिन की गड़बड़ी। और लंबी बीमारी के बाद भी ये होता है और शरीर खाली खाली रहता है। तो ये हमें कब वैसोप्रेसिन देना है, इसके कुछ लक्षण बताएं। अब सावधानी भी चाहिए, कब सावधानी जरूरी है। एलिमेंट्री में हर उपचार सोच समझकर दिया जाता है, ये तो खासियत है गुरु जी की। उन्होंने हर उपचार को कब देना, कैसे देना, क्यों देना और क्यों नहीं देना, चारों चीजें बताई है ना। तो पैरा अकेले तब न दें जब बीपी पहले से ही हाई हो। मैंने बताया ना कि हाई होते समय पसीना भी गर्मी के साथ होगा, है ना। तो जब ऐसा है तो फिर 2 पैरा नहीं दे, क्योंकि वो 2 पैरा लो बीपी में ही देते हैं ना, हाई बीपी में क्यों देंगे, याद रखना। फिर शरीर में सूजन हो, ये हाई बीपी में क्या होता है, वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा है, और जब ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा है वो पानी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यूज के बीच में वो पानी जमने लगता है। तो इसलिए, और वो जब जमेगा तो नेचुरली सूजन होगा, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन नहीं, याद रखना। इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के लिए हिंदी में एक ही वर्ड शब्द है, सूजन। ऑफकोर्स और भी शोथ बोलते हैं, वो भी है, बट सामान्य लैंग्वेज में हम सूजन, दोनों में सूजन ही बोलते थे, ठीक है। तो सूजन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन उसमें 3-4 गुण होते हैं। लालिमा होना चाहिए, फिर वो टेम्परेचर वहां बढ़ेगा, तो जॉइंट्स में अगर वो इतने हलचल करने की दिक्कत होगी, लालिमा दिक्कत, ये सब, और स्वेलिंग। तो ये सब चीजें जो हैं ये सूजन के, ये इन्फ्लेमेशन के लक्षण है। तो लेकिन उसके बगैर, जब बगैर गर्मी के, बगैर लालिमा के जब स्वेलिंग होता है उसको हम स्वेलिंग बोलते हैं, सूजन। फिर किडनी की गंभीर समस्या हो, किडनी की समस्या में तो बहुत कम ही हमारे लिए ट्रीटमेंट्स देने की जरूरत पड़ती है, तो वो दूसरी बात है। किडनी में हमें लिवर 0/0, अगर किडनी की समस्या है तो हम लिवर 0/0 नहीं देते, वो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तब। तो इन सब में हम 2 पैरा नहीं देंगे, अलग अलग फॉर्मूला से, ठीक है। 2 पैन ज्यादातर देंगे ऐसे मामलों में। फिर हम पहले ऐसे मामलों में पहले सिस्टम को समझना है, फिर निर्णय लेना जरूरी है। तो ये सब आमतौर पे सभी थेरेपिस्ट को ये सब चीजें पता है, लेकिन हाँ हम दोहराते हैं क्योंकि सावधानियां को जितने बार भी दोहराए ना वो कम पड़ता है।
ठीक है, बार बार नहीं दोहराने से, छोटा बच्चा है, उसका बार बार एक चीज नहीं दोहराओगे तब तक उसके सिस्टम के अंदर नहीं जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे गर्मी, ये कोई कोई गर्म चीज है, आपको गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना, ये छोटा बच्चा पहले समझता नहीं है, इसलिए मम्मी को सावधान रहना पड़ता है कि कहीं भी वो आग के पास जाएगा, देखो वो बच्चा जो है वो रंग से प्रभावित होता है, आग के रंग से, तो आग के पास जाने से तकलीफ है, उसको बार बार समझाना पड़ता है। तब एक बार वो फिट हो गया, उसके बाद वो नहीं जाएगा। जैसे हम लोग बड़े लोग कभी आग के पास नहीं जाएंगे, आग के ऊपर हम हाथ नहीं रखेंगे, लेकिन छोटा बच्चा रख सकता है। हाँ, फिर जलेगा तो फिर वो सीखेगा, लेकिन यही सावधानी हमको बरतना चाहिए। तो सिस्टम को समझना है और फिर निर्णय लेना जरूरी है। अच्छा, अभी हमारे दृष्टिकोण क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एलिमेंट्री ये नहीं कहती है कि हम बाहर से वैसोप्रेसिन डाल रहे हैं। दवाइयां जो कहते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो कोई भी हो दवाई का दुनिया में, वो क्या बोलेंगे, हम वैसोप्रेसिन के इक्विवेलेंट पिल्स है वो हम दे देंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम शरीर को याद दिला रहे हैं कि उसे वैसोप्रेसिन बनाना है। याद रखना, उसे वैसोप्रेसिन बनाने का मतलब क्या है, क्योंकि शरीर के अंदर हर चीज बनाने की क्षमता है। ठीक है, जब तक वो शरीर बीमार नहीं होता कुछ क्षमता रहती है। तो ये जो है शरीर को हम याद दिलाते हैं कि उसे वैसोप्रेसिन बनाना है। और यही कारण है कि न्यूरोथेरेपी का असर जो है प्राकृतिक होता है, क्योंकि शरीर खुद बनाता है ना, और इसलिए इसको स्थायी होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो एक दुष्प्रभाव रहित होता है और शरीर पर बोझ नहीं पड़ता। तो इसका एक निचोड़ सार, लो बीपी केवल नंबर नहीं है, यह शरीर के वॉल्यूम और सिग्नल का मुद्दा है। नंबर नहीं है, मैंने नंबर मतलब क्या, 90/55, हाँ 80/6, 45, ऐसा जो भी है, ये सब नंबर्स हैं। वैसे 80/45 बहुत खतरनाक है, इतना लोड नहीं होने देता है, शरीर खुद अपने आप को संभालता है। तो ये सब जो है ये नंबर नहीं है, यह शरीर के वॉल्यूम और सिग्नल का मुद्दा है। सिग्नलिंग बात में आप, ये इवन 2 पैरा जो है वो सिग्नल है, वो ब्रेन से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है वैसोप्रेसिन, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। तो वो सिग्नलिंग गड़बड़ी होती है, और वैसोप्रेसिन की शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा है, और 2 पैरा ट्रीटमेंट क्या करता है, उस सुरक्षा को सक्रिय करता है। और ये अनुभव और फिजियोलॉजी इसमें एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। अभी वैसोप्रेसिन के लिए कुछ आसान उदाहरण, ये उदाहरण हमने पहले भी बताया। ठीक है, मान लीजिए आपके घर की पानी की टैंकी आधी खाली हो गई है। अब 2 काम किए जा सकते हैं, आधी खाली है, 2 काम किए जा सकते हैं, पानी बाहर बहने से रोका जाए और फिर पाइप को थोड़ा संकरा कर दिया जाए, संकरा माने संकीर्ण किया, ताकि प्रेशर बढ़ता है। तो वैसोप्रेसिन ये दोनों काम शरीर के अंदर करता है, और ये शरीर का ही खुद का हार्मोन। तो एलिमेंट्री में 2 पैरा ट्रीटमेंट क्या करता है, वो शरीर को यह संकेत देता है कि बीपी कम है, अब वैसोप्रेसिन को सक्रिय करो। मैंने हम बाहर से उपचार नहीं देते, हार्मोन नहीं देते, यह उपचार जो है शरीर खुद करता है, कि बाहर से हार्मोन नहीं देता, लेकिन शरीर के अपने वैसोप्रेसिन सिस्टम को जगाता है। हाँ, ठीक है। फिर गुरुजी का व्यावहारिक अनुभव, गुरुजी ने देखा कि बीपी 90/50 वाले मरीज जिन्हें रोज चक्कर आते थे, वो कमजोरी के कारण काम नहीं कर पाते थे। जब 2 पैरा ट्रीटमेंट दिया गया, अब देखा है उदाहरण है कि 1 घंटे में बीपी 100/60 हुआ, फिर कुछ दिनों में 110/70 हुआ, चक्कर बंद और ऊर्जा वापस। अब ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में क्या क्या उदाहरण हमारे सामने आ सकते हैं। नंबर 1, एक सामान्य क्या है
खेत में काम करने वाले मजदूर किसान को भी है। ओके, तो मध्य प्रदेश का एक 38 वर्षीय मजदूर, उसको शिकायत जो हमने ऊपर ही देखा है, पहले सुबह उठते ही चक्कर, खेत में काम करते समय कुछ देर के बाद बैठ जाना पड़ता था। और यहाँ पसीना भी एक बहुत मुख्य कारण बनता है। खेत में धूप में काम करने वाले में पसीना बहुत ज्यादा आता है ना, तो उसमें शरीर से नमक पानी चला जाता है, तो इसलिए वो काम करते समय इसको बैठना पड़ता है। तो रिपोर्ट देखा गया तो 90/58, तो 2 पैरेट ट्रीटमेंट किया गया, फिर 1 घंटे में चक्कर कम होने लगे और 2 दिन में बीपी 108/70 आ गया। अभी भी थोड़ा सा सेट 38 मैंने 110/70 होगा तो एकदम ठीक होता, बट काम पर दोबारा लौट पाया। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है। गांव में लोगों को सिखा देना चाहिए, सभी को, जो लोग गांव में काम करते हैं, या आपको कोई गांव में कोई सरपंच से संबंध है, उनको बोलिए ये चीज जो है, अगर काम करते करते आदमी को चक्कर आने लगे पसीने के कारण, तो उनको ये ट्रीटमेंट दे दो। इतना सिंपल ट्रीटमेंट है। क्या बढ़िया, मैंने गुरु की क्या सोच, और इतना बढ़िया अपने को एक सोल्यूशन मिला है प्रभु की कृपा से। उदाहरण, सेकेंड उदाहरण, शहरी महिला, मुंबई की एक 42 वर्षीय महिला। शिकायत क्या थी? खड़े होते ही आंखों के आगे अंधेरा। आंखों के आगे अंधेरा खड़े होते होना, मैंने बैठे हुए नहीं होना, खड़े होते होना, अब तुरंत समझ लीजिए ये लो बीपी की शिकायत के कारण हो रहा है। और एक्चुअली वो कदम सोच के रखना पड़ता है, क्योंकि गिरने का डर है। तो डॉक्टरों ने क्या कहा? बीपी नेचुरली लो है वगैरह, और पानी पियो, नमक खाओ इत्यादि। एलिमेंट्री उपचार तो आपको पता है, 2 पैरा फॉर्मूला। तो 4-5 सत्रों में चक्कर बंद हो गए, आत्मविश्वास लौटा और बिना डर के चलना फिरना सीखा। तो इसमें हमने बताया ना कि वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किडनी को संदेश देता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स को संदेश देता है, पानी बाहर मत निकालो। और क्योंकि पानी बाहर निकलने से क्या होगा? पेशाब, पानी बाहर मत निकालो संदेश देने से क्या होगा? पेशाब कम बनेगा। डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक मैंने बताया, सॉरी। तो शरीर में पानी बचता है, तो फिर जब शरीर में पानी रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीपी अपने आप बढ़ता है। तो एलिमेंट्री में लो बीपी मरीज को हमेशा कहा जाता है पानी ठीक मात्रा में पिए। और इसमें म्यूकस जीरो में दर्द है, अनेक लोगों को म्यूकस जीरो में दर्द है, क्योंकि एसिड फॉर्मूला हम देते हैं ना लो बीपी के पेशेंट्स को, तो उसमें भी वो प्रिंसिपल वही है। नेक्स्ट आती है लो बीपी और गर्मी, उसका संदर्भ। ये हमारे देश में बहुत ही मैंने सीरियस पॉइंट है, समझो कि भारत में गर्मी, पसीना और पानी की कमी तीनों होते ही रहते हैं, तो ये बीपी को और बिगाड़ते हैं। तो जब हम 2 पैरा ट्रीटमेंट देते हैं, क्या होता है? शरीर को अंदर से एडजस्ट करने में मदद करता है 2 पैरा ट्रीटमेंट। तो अभी हमने ऑलरेडी इसको बताया, ये दोबारा लिखा है मैंने, किसी ने कहा कि इसको नोट में डाल दीजिए, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ओके, क्या वैसे ये तो फॉर्मूलास तो आपको आ ही रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, वीडियोस ग्रुप में तो अपलोड होते ही हैं, तो आप उसमें बार बार लेके आप वहां भी उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखो, स्क्रीनशॉट लेना ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उससे बेटर है जब आप स्क्रीनशॉट लेने पे दूसरा क्या है, आप वहां स्क्रीन को फ्रीज करो और इसको बैठ के लिखो अपने खाते में, जहां भी आप चाहते हैं। जहां भी आपने बोला नोट, तो नोट को कैसे यूज करना है, आप बैठ के लिखो कि 2 पैरा जो है क्या किन किन को विशेष रूप से उपयोगी है और किन किन को सावधानी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी बताया है, इसका दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इसको आप लिखिए बैठकर।
स्क्रीनशॉट होने से वो नोट में डालूंगा, वो नोट बस वो आपके मोबाइल में रहेगा, लेकिन बैठ के लिखने से आपको ये मोबाइल है ना, बेस्ट मोबाइल है, इसको उपयोग करो। गलत मत समझना, मैं जो बोल रहा हूं, मैंने आपको एक वो भी दिखाया ना कि भाई मेमोरी पावर कैसे इंप्रूव करना है। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने उसको उपयोग किया है, उपयोग करके उसका कुछ लाभ हुआ कि नहीं, किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया। लेकिन बाहर से कुछ लोग, बाहर मैंने जो हमारे डिबेट सत्र में नहीं है, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे ये बताया, मेरे पास मैसेज भेजा है कि मुझे IAS एग्जाम के लिए बैठना है, आप मुझे हेल्प कीजिए। तो कहने का मतलब है बाहर के लोग तो लिख रहे हैं, आप लोग ने भी ट्राई किया होगा, लेकिन किसी ने मुझे पर्सनली अभी तक लिखा नहीं है, पूछना। तो मैं उसमें भी मैं मदद कर सकता हूँ, तो अलग सत्र मेरा ये है उसके लिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये केवल स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को एक बार सुनकर लाइव सेशन में आ गया मैं, बहुत अच्छी बात है, लाइव सेशन में आओ, लेकिन बार बार उसको सुने क्या, बार बार उसको कुछ लिखित रूप में रखे क्या, ये ही आपने करना। ये करेंगे तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ, ये एक साल क्या 6 महीने के अंदर आप मेरी मुकाबला कर सकते हैं। मैं आपकी मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि आपकी उम्र कम है, आप अच्छी तरह से उसको प्रोसेस करेंगे, आपका कंप्यूटर करना चाहिए। और वो अलका जी का ये है, वो बहुत बड़े सिंगापुर के प्रोफेसर है, तो उनका सजेशन है, और उन्होंने, मैंने शायद उसमें लिखा भी है कि उनके दोस्त लोग बोलते थे आपके स्टूडेंट्स कैसे नंबर ले आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं नंबर लाते। तो अलका जी ने इसमें बताया कि मैं ऐसे इसी उनको बताती हूँ, तो आप प्लीज आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। ये मेरा तरकीब नहीं है, लेकिन ये मुझे इससे बहुत फायदा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आपको भी इससे फायदा। ओके, सो ये दोनों जो हैं, ये ऑलरेडी किन मरीजों में विशेष रूप से उपयोगी, किन मरीजों में सावधानी, ये आप ये करें। और मुख्यतः क्या है, एलिमेंट्री का सिद्धांत क्या है, उत्तेजना संतुलन के लिए, अति के लिए नहीं। अति मतलब क्या, ज्यादा। मेडिसिन में साइड इफेक्ट क्यों होते हैं, तो वो शरीर की जरूरतों से ज्यादा हो जाते हैं ना। शरीर कोई भी टाइम में कोई भी हार्मोन नैनोग्राम्स मतलब क्या, 10 to the power 9, 1 ग्राम का 10 to the power 9 भाग उसे नैनो। तो उतना जो है, इतना ये इतनी छोटी मात्रा में तो करता है। तो जब आप मिलीग्राम में लेते हैं तो नैनोग्राम से कितना ज्यादा है, 1 लाख भाग ज्यादा है। तो इसलिए ही उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए ही हमें क्या करना है, उत्तेजना संतुलन के लिए है, अति के लिए नहीं। जब हम ट्रीटमेंट देते, अच्छा और एक भी बात है, शरीर का बनाया हुआ केमिकल वो लिमिट में रहेगा अपने आप। समझो मैंने गलती से 2 पैरा एक दिन में 6-8 बार भेज दिया, मैंने कोई भी कर सकता है, लेकिन वो शरीर क्या करेगा, इमीडिएटली वो एक लेवल तक के बाद वो ज्यादा नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर फीडबैक सिस्टम है, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, तो अपने आप वो संतुलन में रहेगा। बट दवाई लिया तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। तो ये सब चीजें याद रखना है, उत्तेजना संतुलन के लिए है, अति के लिए नहीं है। तो एलिमेंट्री दर्शन में वैसोप्रेसिन फार्मूला के बारे में हम क्या कहते हैं, हम ये नहीं कहते हम हार्मोन बना रहे हैं, हम कहते हैं शरीर को याद दिला रहे हैं कि उसे क्या करना है, और इसका सबसे सुंदर उदाहरण वैसोप्रेसिन फार्मूला है। तो लो बीपी क्या है, ये छोटी समस्या नहीं है। शरीर के पास वैसोप्रेसिन नाम की सुरक्षा प्रणाली है, और 2 पैरा ट्रीटमेंट उसे सक्रिय करता है, और परिणाम क्या है, परिणाम तेज सुरक्षित होता है। अभी नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एल्डोस्टेरोन 2-ADR फार्मूला। तो इसमें क्या, ये भी नमक, पानी, बीपी और जीवन का संतुलन। तो अब तक हमने शरीर के कई रहस्यों को, गहरे रहस्यों को समझा। अब हम उस हार्मोन के बारे में बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। तो हार्मोन क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन।
ओके। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? वो नमक और पानी का मैनेजर है। वो अलग तरीके से कार्य करता है, वैसोप्रेसिन के जैसा कार्य नहीं करता, वो अलग तरीके से कार्य करता है। तो वही वो अपने आप तय करता है कि शरीर में नमक यानी सोडियम, जो हम नमक खाते हैं उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, ऐसा उसका नाम है, सिंबल है, केमिकल सिंबल, सोडियम क्लोराइड। तो उसका मैनेजर है वो, नमक और पानी का मैनेजर है। कितना नमक शरीर में रुकना चाहिए, कितना पानी शरीर में रुकना चाहिए, और कितना पोटेशियम बाहर जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे नमक तो मैं समझ गया, हाई बीपी वालों में ज्यादा नमक होता है, लेकिन ये पोटेशियम की क्या बात है? यहाँ आपको दो 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 जोड़े हार्मोन्स या केमिकल्स के बारे में याद रखना है। एक है कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों अपने आप स्व संतुलित हैं। जब शरीर में कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फेट कम हो जाएगा, जब शरीर में फॉस्फेट बढ़ेगा कैल्शियम कम हो जाएगा। तो ये स्वनियंत्रित। वैसे ही दूसरा है सोडियम और पोटेशियम। आप देखेंगे हाई बीपी वालों में जिनको सोडियम बहुत ज्यादा होता है उनमें ऑटोमेटिकली पोटेशियम कम होता है। हाँ, कभी कभी बॉर्डर लाइन पे हो सकता है, कभी कभी पर ज्यादा भी कम हो सकता है, और ज्यादा भी कम होना नहीं देना चाहिए। लेकिन हमको जब हम आईबीपी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं ऑटोमेटिकली पोटेशियम बढ़ जाएगा, हमें उसके लिए खास देने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम पोटेशियम को ये करने के लिए हम राइट ओवरी देंगे तो पोटेशियम की मात्रा जो है वो ठीक हो जाएगी, तो अपने आप सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी। ये स्वनियंत्रित है। हमने 6 राइट ओवरी दिया, 6 राइट ओवरी से पोटेशियम जो है वो सही लेवल पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सोडियम की लेवल कम हो जाएगी। तो ये स्वनियंत्रित है। कैल्शियम और फॉस्फेट, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों कॉम्बिनेशन, इसको याद रखना। तो क्यों मैं कह रहा हूं, जब सोडियम बढ़ा, आपने हाई बीपी का ट्रीटमेंट दिया, आपने राइट ओवरी नहीं दिया, आपने हाई बीपी का ट्रीटमेंट दिया, तब भी अपने आप पोटेशियम की मात्रा अपने आप आ सकती है। तो इसलिए इसको सोच समझ कर ही दोनों देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सोडियम बहुत ज्यादा है और उसको आपसे झट से कम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप राइट ओवरी का ट्रीटमेंट दीजिए, उससे ऑटोमेटिकली सोडियम की लेवल जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप फिजियोलॉजी को ठीक तरीके से समझेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा नुस्खा मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये सब में अभी आपको और भी एक अच्छा 26 जनवरी को मेरा लेक्चर है ना आश्रम में, तो वहाँ और भी बहुत अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर एल्डोस्टेरोन ठीक है तो शरीर संतुलित है, बीपी स्थिर रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन अगर एल्डोस्टेरोन गड़बड़ है तो कमजोरी, चक्कर, बीपी की समस्या, क्रैम्प्स और कोलैप्स तक हो सकता है। यानी कमजोरी, चक्कर तो पहले होंगे, फिर बीपी की समस्या होगी, और कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी ज्यादा होने से क्रैम्प्स और कोलैप्स तक हो सकता है। तो ये जानना, फिर नेक्स्ट जानना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन कहाँ बनता है। एल्डोस्टेरोन यह एक एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनता है, इसका नाम ज़ोना ग्लोमेरुलोसा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपरी लेवल, ऊपरी इसको जोन को ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। और हम एलिमेंट्री में क्या दिए, 2 एरिया से ये एल्डोस्टेरोन को सिमुलेट करते हैं, इसलिए 2 एरिया ट्रीटमेंट को एल्डोस्टेरोन फार्मूला कहा जाता है। जैसे 2 पैरा फार्मूला को वेफर्टिसिन फार्मूला कहा गया, ऐसे 2 एरिया को एल्डोस्टेरोन फार्मूला। और इसमें हमने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाया था कि गाइडन क्या कहता है, एल्डोस्टेरोन किडनी को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? सोडियम को वापस शरीर में रखो, बाहर जाने मत दो, पोटेशियम को बाहर निकालो, यूरिन में पोटेशियम को बाहर निकालो, ओके। और फिर सोडियम के साथ पानी भी रुके। फिर इसका सीधा मतलब क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी स्थिर होता है और सेल्स ठीक से काम करते हैं। अभी
मैं हमेशा ग्रामीण इसके साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये सब सिंपल है। गुरु जी चाहते थे कि हर 6 गांव में एक न्यूरोथेरेपी सेंटर होना चाहिए, यानी ग्रामीण ग्रामीण पद्धति के लोगों को, ग्रामीण भाग के लोगों को ये चीज उनके ही भाषा में, उनके ही उदाहरण से हम समझाएंगे तो लोग इसको और मैंने सीखने की इच्छा रखेंगे। ये गुरु जी का हमेशा प्रयास था। तो इसलिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम। खेत में काम करने वाला मजदूर, जो अभी पहले भी देखा था हमने, तो गर्मी के मौसम में एक खेत में 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह सुबह चले जाएंगे और शाम अंधेरे के समय ही लौटेंगे, है ना। तो 8-10 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है कभी। तो उस समय क्या होगा, पसीना बह रहा है, और पसीने के साथ क्या निकलता है, पानी और नमक। सिंपल है ना, पसीना तो नमकीन ही होता है, तो पानी और नमक निकलता है। और अगर एल्डोस्टेरोन ठीक से काम ना करे, एल्डोस्टेरोन ठीक से काम ना करे तो क्या होगा, ये शरीर जो नमक को वापस नहीं रख पाएगा, बाहर निकल जाएगा, बीपी गिरेगा, पैरों में ऐंठन। याद रखिएगा, पैरों में ऐंठन के दो मुख्य कारण हैं, एक है कैल्शियम की कमी, दूसरी है सोडियम की कमी। अब खेत में काम करने वाले मजदूर को सोडियम की कमी के कारण ये क्रैम्प्स आते हैं। फिर आंखों के आगे अंधेरा, नेचुरली लो बीपी होती है। तो ऐसे मजदूर जब एलिमेंट्री में 2 एरिया देते हैं तो क्या होता है, ऐंठन रुकती है, कमजोरी कम होती है, फिर काम करने की ताकत लौटती है। तो ये सब अपने आप 2 एरिया सिंपल, कोई भी दे सकता है, कोई भी सीख सकता है। फिर गृहिणी कहती है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में ब्लड टेस्ट वगैरह में नॉर्मल है, लेकिन बीपी कभी लो है कभी नॉर्मल है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को हमेशा थकान क्यों होता है, क्योंकि वो लो बीपी है इसलिए थकान होता है। तो पैरों में खिंचाव, तो असल समस्या क्या है, बीपी लो है का मतलब सोडियम थोड़ा कम है। तो इसका मतलब उनका एल्डोस्टेरोन का रेस्पॉन्स जो है वो कमजोर होता है। तो 2 एडीआर देने पर क्या होता है, शरीर सोडियम को पकड़ना सीखता है, पानी संतुलन में आता है, महिला कहती है अब शरीर में जान लगी। तो ये सब चीजें जो है एक्चुअल केसेस है। फिर अब ये एल्डोस्टेरोन के दो ये हो सकते हैं, एक है कम हो और एक है ज्यादा हो। तो दोनों को हम थोड़ा देखते हैं। तो एल्डोस्टेरोन कम हो उसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। और ये एडिसन्स डिजीज में हमारे कई थेरेपिस्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन इसके बारे में गुरु जी बोलते थे, बहुत सिंपल उदाहरण देते थे। जो भी जहां भी शरीर, मैंने वो एक्चुअली उदाहरण देते थे, जब लेडीज ब्लाउज पहनते हैं तो ब्लाउज और नीचे साड़ी के बीच में जो गैप है उस जगह में कालापन अनेक लोगों में हो सकता है। वो एक एल्डोस्टेरोन की कमी, एडिसन्स डिजीज की निशानी है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की कमी यानी एडिसन्स डिजीज की निशानी। तो इसमें क्या होता है, उधर तो इस जगह पे कभी कभी कुछ लोगों को इधर भी थोड़ा कालापन हो सकता है, बाकी जहाँ शरीर ढका हुआ है वहां नहीं। तो ये एडिसन्स डिजीज कहते हैं, और इसमें बहुत कामयाबी है हमारे 2 एडीआर ट्रीटमेंट्स। उस 2 एडीआर के साथ अन्य ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो तो है, जैसे पेट को सेट करना वगैरह, बट ये बहुत अच्छी है। तो जब एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है तो सोडियम बहुत ज्यादा निकल जाता है, पोटेशियम जमा होने लगता है, और इसीलिए जब पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो और सोडियम कम हो जाएगा तो नेचुरली बीपी बहुत गिर जाता है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। और जैसे बीपी गिरेगा तो कमजोरी होगी, पाचन संस्थान ठीक से नहीं करेगा, इसलिए उल्टी वगैरह होगी। तो गाइटन साफ कहता है एल्डोस्टेरोन की कमी में सोडियम लॉस बहुत तेज होता है। सोडियम लॉस बहुत तेज होता है, मैंने बहुत जल्दी सोडियम बाहर निकल जाता है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा सोडियम नमक खाने की जरूरत है। लेकिन बहुत ज्यादा नमक भी खाया नहीं जाता, थोड़ी बहुत मात्रा में खाया जाता। तो इसको बोलते हैं, ऐसे केसेस में 2 एडीआर जो है
वो जीवन रक्षक की भूमिका निभाता है। फिर नेक्स्ट ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट है एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो, इसको बोलते हैं कॉन सिंड्रोम। कॉन या कॉन सिंड्रोम ऐसे कहते हैं। तो अगर एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा बन जाए तो क्या हो सकता है, शरीर जरूरत से ज्यादा सोडियम को रोक लेता है। तो जब ज्यादा सोडियम रुकेगा क्या होगा, हाई बीपी होगा। तो पानी भी ज्यादा रुकेगा तो हाई ब्लड वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बीपी बढ़ता चला जाता। तो ऐसे लोगों में बीपी दवा से भी कंट्रोल में नहीं आता। और इसका एक लक्षण है कि चेहरा जो है सूजन, फूला फूला सा लगना। और जब मैंने कहा ना, जब सोडियम ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली पोटेशियम कमी होगी। और ऐसे लोगों में पोटेशियम किस लिए चाहिए, एक तो है हार्ट की मसल्स के लिए चाहिए, दूसरा सभी मसल्स के लिए चाहिए। तो अगर पोटेशियम कम हो तो मसल वीकनेस हो। तो यह क्या सिखाता है, टू एरिया जो है एल्डोस्टेरोन का संतुलन जरूरी है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। इसलिए एलिमेंट्री में टू एरिया केवल जरूरत के अनुसार दिया जाना चाहिए। टू एरिया जो है जरूरत के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। तो इसलिए इसको एट रैंडम मत यूज करना। सोडियम, पोटेशियम, यूरिन, इन सबको देखकर बीपी, इन सबको देखकर इसको यूज करें। तो एल्डोस्टेरोन और पोटेशियम एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता, मैंने कहा है ना अभी कि एल्डोस्टेरोन सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का रेगुलेटर है। सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का रेगुलेटर है। तो सोडियम थोड़ा ऊपर नीचे चले तो शरीर संभाल लेता है, लेकिन पोटेशियम में गड़बड़ी हो तो हार्ट की रिदम में गड़बड़ी होती है, इसको एरिथमिया बोलते हैं। मसल फंक्शन में गड़बड़ी, नर्व कंडक्शन में गड़बड़ी, ये सब बिगड़ सकता है। तो हार्ट रिदम, मसल फंक्शन, नर्व कंडक्शन, ये तीनों चीज। तो अभी ये भी ये मैं बताता हूं। मसल फंक्शन, नर्व कंडक्शन में गड़बड़ी कौन सी बीमारी है, उसको बोलते हैं क्या, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। तो नर्व कंडक्शन की गड़बड़ी है ना। तो ऐसे लोगों में हमको उनका सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमको उपचार करना है, ठीक है। और क्योंकि मसल की गड़बड़ी में पोटेशियम की गड़बड़ी हो तो क्रैम्प्स उससे भी आते हैं, पोटेशियम बहुत ज्यादा ये होने से। तो क्रैम्प्स, हार्ट पैल्पिटेशन, अचानक कमजोरी, इन सब में एल्डोस्टेरोन अहम है, देखना पड़ेगा। तो अभी इधर जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था टू पैरा कब उपयोगी होता है, कब नहीं देना चाहिए, दोनों इधर है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर इसको लिख के रखिए। बार बार बोलता हूँ, केवल स्क्रीनशॉट रखने से मतलब नहीं है, लिखना पड़ेगा, इसके लिए 2-3 बार सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बार बार क्रैम्प्स आता है, सोडियम की कमी के कारण जो क्रैम्प्स आते हैं। फिर बीपी लो है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल कम तो क्या कभी बढ़ना कभी कम होना। फिर पसीना बहुत आता है, गर्मी में हालत बिगड़ती है और लंबे समय से कमजोरी है। तो इन सब में टू एरिया बहुत उपयोगी। फिर कब नहीं देना चाहिए, तो नेचुरल है, ये देखिए बहुत है बीपी तो देना ही नहीं चाहिए। चेहरे या पैरों में सूजन, फिर पोटेशियम कम और कॉन सिंड्रोम जैसे संकेत। तो इसीलिए यही है एलिमेंट्री की खूबसूरती कि हम ब्लाइंडली नहीं देते, शरीर की भाषा को समझकर देते हैं, ठीक है। तो टू एरिया फॉर्मूला का साथ क्या है, शरीर को नमक रोकना सिखाता है, शरीर को नमक रोकना सिखाता है, पानी को सही जगह पर रखता है और इस प्रकार करके वो बीपी को स्थिर करता है। और सबसे मैंने जो हमारे आंखों के सामने मैंने जो ये है लक्षण, क्रैम्प्स और कमजोरी को दूर करता है। तो इन सबसे हम क्या समझते हैं कि एल्डोस्टेरोन जो है वो कोई छोटा हार्मोन नहीं है, जीवन के संतुलन को संभालने वाला हार्मोन।
और एलिमेंट्री में 2-ADR ट्रीटमेंट से हम क्या करते हैं, उस संतुलन को बिना दवा, बिना केमिकल और शरीर के अंदर से ठीक करने का माध्यम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 125 DCC के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से पहले बताया गया। तो इन दोनों में ये एल्डोस्टेरोन, 2-ADR और 125 DCC कैल्शियम, इसका तो कौन सा डिसीजन किसको कब देना है, इसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो उसको भी देखते हैं। क्लिनिक में कब और क्या देना है, कैसे निर्णय करें। ओके, तो सबसे पहले समझना है कि ये संयुक्त फ्रेमवर्क यानी कंबाइंड डिसीजन ये क्यों जरूरी है। यहां मैं एलिमेंट्री के छात्रों को एक चीज याद दिलाता हूं। नॉर्मली जब हम मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, पैरों में दर्द, दांत में खिंचाव, बार बार थकान, ये सभी समस्याओं को हम क्या समझते हैं, केवल कैल्शियम की कमी मान लेते हैं, केवल कैल्शियम की कमी मान लेते हैं। लेकिन एलिमेंट्री के अनुभव ने यह स्पष्ट किया है कि ऐंठन केवल कैल्शियम की कमी से नहीं होती। फिर अभी भी हमने देखा ना, सोडियम की कमी और कैल्शियम की कमी दोनों की भूमिका होती है, और इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए आपको पता है अलग अलग हार्मोन। सोडियम के लिए हम 2-ADR, एल्डोस्टेरोन, और ये इसके लिए कैल्शियम के लिए 125 DCC फॉर्मूला देते हैं। तो ये दोनों हार्मोन अलग अलग हैं, इसलिए हमारे पास गुरुजी ने 2 अलग अलग ट्रीटमेंट्स बताए हैं। तो लक्षण को क्या कहते हैं, व्यावहारिक निर्णय का ढांचा क्या दिया है गुरुजी ने, सिर्फ लक्षण देखकर ही एक ही उपचार